आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का एक और नया चैप्टर और जिनको नहीं पता उनको बताना चाहूँगा कि हमने एक वन शॉट सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम 21 डेज़ के अंदर में आपके जो सोशल साइंस है उसका पूरा सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले थे। तो ये जो लेक्चर है वो आज का जो लेक्चर है ना वो इस सीरीज़ का सेकेंड लेक्चर है और अभी तक आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हो। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध। उस चैप्टर का नाम है उप। तो ये जो चैप्टर है ना वो हिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाला है, तो दोनों इसका मतलब इस वीडियो को देख सकते हो। सबसे पहला आता है हमारा क्वेश्चन कि शीत युद्ध होता क्या है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध होता क्या है। अब देखो नाम सुनकर ये मत समझना कि शीत युद्ध ऐसा युद्ध हुआ होगा जो शीत के मौसम में लड़ा गया हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। शीत युद्ध क्या होता है कि पहले देखो, शीत युद्ध को समझने से पहले आपको थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आपको शायद याद होगा कि 1939 में और 1945 इनके बीच में हुआ था आपका द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार, ठीक है, टू। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1945 में। जब ना द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, 1945 में द्वितीय विश्व खत्म हुआ तो उसके बाद चालू हुआ आपका शीत युद्ध, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद आपका शीत युद्ध स्टार्ट हुआ। तो इस युद्ध में हुआ क्या था कि ये युद्ध शीत युद्ध कहने का कारण ये था कि इस युद्ध में परमाणु बम, परमाणु शक्तियाँ, जो वेपन्स थे उनका यूज बिल्कुल भी नहीं किया गया था, ठीक है। इस कारण इसका उपयोग इसका नाम शीत युद्ध रखा गया। तो ये युद्ध लड़ा कैसे गया था, ये भी तो प्रश्न उठता है ना। तो ये समझिए कि शीत युद्ध क्या होता है बेसिकली, कि शीत युद्ध ऐसा युद्ध होता है जो बातों बातों से लड़ा जाता है। बातों बातों से लड़ा जाता है मतलब ये है कि जो है ना प्रत्यक्ष युद्ध नहीं है ये, बल्कि विचारधाराओं और प्रभाव क्षेत्रों का एक संघर्ष था, ठीक है, शीत युद्ध। और ये किसके किसके बीच हुआ था, ये हुआ था आपके जो अमेरिका है, यूएसए वर्सेस किसका, यूएसएसआर। यूएसएसआर का मतलब क्या है, रूस। इन दोनों के बीच ये युद्ध जो है हुआ था। और कब हुआ था, 1945 में हुआ था, ये याद रखना है। एक चीज़ और याद रखना कि जो यूएसए है ना, जो अमेरिका है, वो किसका मानता है, ये मानता है पूंजीवाद को मानता है, कैपिटलिज्म को मानता है। पूंजीवाद का मतलब ये ना पूंजी कमाने को मानता है, मतलब पैसा कमाने वाला पार्टी है ये, ठीक है। सेकंड देखो, जो यूएसएसआर है ना वो कहता था कि समाजवाद को मानता है, ये सोशलिज्म को मानता है। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो अपने साम्राज्य को, अपना जो एम्पायर है उसको ना विकसित करना चाहता था। कौन, रूस चाहता था। तो देखो दोनों का सोच अलग अलग है ना, विचारधाराएं अलग अलग है दोनों की, इस कारण ये शीत युद्ध हुआ था, ठीक है। अब देखो शीत युद्ध में क्या हुआ था, ये जो है ना अगर कहीं पर युद्ध हो रहा है, युद्ध होने के बाद युद्ध खत्म हो जाता है तो शांति का माहौल हो जाता है, तो वो तो ठीक है। लेकिन शीत युद्ध में क्या हुआ था कि शीत युद्ध युद्ध तो नहीं हो रहा था, देखो दोनों देश का कुछ जा नहीं रहा था, ठीक है। हमला नहीं हो रहा था, ना परमाणु शक्ति जा रहा था, ना कुछ और प्रॉब्लम होता। लेकिन जो बातों बातों से लड़ा जाने वाला युद्ध जो होता है ना वो तनाव पैदा कर देती है। तो इस युद्ध में क्या हुआ था, सीधा युद्ध नहीं था, इस युद्ध में तनाव उत्पन्न हो गया था, ठीक है। गठबंधन जो है ना बंधन जो है ना वो होते जा रहा था, थोड़ा सा खराब होते जा रहा था, तनाव उत्पन्न हो गया था। अब तनाव उत्पन्न होने से क्या होता है, जब कहीं पर तनाव उत्पन्न हो जाता है ना तो जो देश है ना वो अंदर से खोखला होते जाता है। बाहर से तो वो ठीक दिखेगा ना, लेकिन अंदर ही अंदर वो कमजोर पड़ते जाते हैं। तो दोनों देश जो थे ना, रूस और अमेरिका, दोनों देश जो है अंदर से कमजोर होते जा रहे थे, किसके कारण, शीत युद्ध के कारण। तो इसको आपको याद रखना है। थोड़ा सा यूएसए और यूएसएसआर के बीच ये लड़ा गया था, कोल्ड वार बोलते हैं इसको, शीत युद्ध को। शीत युद्ध में परमाणु शस्त्रों की क्या भूमिका थी, देखो शीत युद्ध बेसिकली बातों बातों से लड़ा गया था, तो ये परमाणु शस्त्रों का इसमें उपयोग ही नहीं किया गया था। अब सोचो कि शीत युद्ध हुआ ही क्यों, ठीक है। चाहते तो द्वितीय विश्व युद्ध तो हुआ था, तृतीय विश्व युद्ध कर देते हैं, लेकिन शीत युद्ध क्यों हुआ। शीत युद्ध ना देखो दोनों देश समझ गए थे, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में ये आते आते समझ आ गया था कि परमाणु शस्त्र से किसी का फायदा तो होने वाला है नहीं। अगर कोई देश लड़ता है किसी दूसरे देश से तो दोनों देशों का घाटा होता है। तो ये तो समझ आ चुका था सभी लोगों को, इस कारण शीत युद्ध हुआ।
शीत युद्ध देखो, दोनों देश जो थे ना, अमेरिका और रूस, अमेरिका और जो रूस था ना, दोनों के पास बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हथियार है, अभी भी है और पहले भी थे। दोनों के पास, तो दोनों को पता है कि हमारे पास क्या है, ठीक है। अगर युद्ध हुआ तो इस बार तो दोनों देश खत्म हो जाएंगे, दोनों देश मतलब एक दूसरे का हमला करेंगे, पूरा विश्व खत्म हो जाता, ऐसा था। तो ये क्या हुआ था, परमाणु हथियार के डर ने दोनों देशों को सीधे युद्ध करने से रोका, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है, शीत युद्ध की क्या क्या, वो परमाणु शत्रु की क्या क्या भूमिका थी। दूसरा, भय का संतुलन उत्पन्न हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भय का संतुलन उत्पन्न हो गया था। अब शक्ति प्रदर्शन, दोनों महाशक्तियों ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बहुत सारे परमाणु हथियारों को एकत्रित कर लिए थे, बहुत सारे, ठीक है। इसके कारण अब देखो आगे, जो परमाणु बम है ना, हथियार है, परमाणु हथियार मैट के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। मैट का सिद्धांत क्या है, ये तो पहली बार सुने हैं। हाँ, मैट का सिद्धांत क्या होता है, ये मैड है, मैड मतलब पागल होता है, ठीक है। तो वो समझो, ये क्या बोलता है मैट का सिद्धांत, ये बोलता है कि जो, रुको एक मिनट, इसको मैं इनको हटा देता हूँ। जो मैट का सिद्धांत होता है ना, वो म्यूचुअली असर्ड असर्ड डिस्ट्रक्शन। मैट का सिद्धांत क्या है, बेसिकली म्यूचुअली असर्ड डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमला करने वाला भी नष्ट हो जाता है इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको आप अपने आंसर में लिख सकते हो थोड़ा सा। शीत युद्ध के समाप्त होने के कारण क्या क्या थे। पहला चीज कारण ये था कि जो यूएसएसआर था, रूस था ना, वो टूटने लगा था, बहुत सारे 15 भागों में जो है टूट गया था, 15 संघों में टूट गया था। दूसरा, आर्थिक कमजोरी उत्पन्न हो गई थी, ठीक है, हथियारों का खर्च का दबाव बढ़ने लगा था, वो है। तो पहला क्या है, आपको ये याद रखना है, पहला पॉइंट है सोवियत संघ का विघटन हुआ था। कब हुआ था, ये रूस है ना, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1991 में विघटन हुआ था। आंतरिक कमजोरियों के कारण ये 15 गणराज्यों में टूट गया। सेकंड क्या है, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। अब देखो, दोनों देशों उस समय के लिए दोनों देश बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे, दोनों के पास संसाधन भी बहुत सारे थे, ठीक है। अब देखो, शीत युद्ध के कारण दोनों के बीच बातें नहीं चल रहा था, लड़ाई हो रहा था दोनों के बीच। तो क्या होता है कि हथियारों की होड़ में अत्यधिक खर्च के कारण सोवियत अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, चरमरा गई थी। मतलब क्या है कि जो ना बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो चुका था, तो दोनों के बीच बातें बंद हो गया था, तो दोनों एक दूसरे का मदद भी नहीं करते थे, जिसके कारण युद्ध को थोड़ा सा रोकना पड़ा, समाप्त करना पड़ा, ये कारण हो गया। तीसरा चीज क्या है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, मतलब कि जो बाकी देश थे ना, वो ये दोनों के बीच युद्ध हो रहा था, ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर के बीच, ठीक है। बाकी देश ना इन दोनों में से किसी देश के साथ, मतलब कि किसी दोनों के पक्ष में किसी के साथ नहीं आना चाहते थे। ये समझो कि किसी भी गुट में शामिल होने से इनकार कर दिए, दोनों देशों के किसी भी गुट से एड होने के लिए इनकार कर दिए, जिससे महाशक्तियों का प्रभाव जो है कम होने लगा, इन दोनों का प्रभाव कम होने लगा, जिसके कारण युद्ध को विराम करना पड़ा, इसे युद्ध रोका गया, ये हो गया, ठीक है। देख सकते हो ये फ्रीडम। अब शीत युद्ध का कालक्रम थोड़ा सा याद रखना, टाइमलाइन याद रखना थोड़ा सा, एग्जाम में ना ये सब चीज़ को लिखने से अलग से इंप्रेशन बनता है और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, नंबर कहीं पर कटने का संभावना रहता है। आप ऐसा टाइमलाइन वगैरह का उपयोग करोगे तो वो कटने का संभावना कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो शुरुआत कब हुआ था, 1945, 1945 में स्टार्ट हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसको आपको याद नहीं रखना है, इसको याद रखो। समाप्त कब हुआ, 1991, 1991 में ये समाप्त हुआ। परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि जो अमेरिका था ना, अमेरिका एकमात्र शक्तिशाली बन गया। देखो, दो देश थे पहले, अब लेकिन अब अभी के डेट में सबसे शक्तिशाली देश बोला जाए तो वो अमेरिका ही है, ठीक है। किसका परिणाम था, शीत युद्ध के कारण वो शक्तिशाली बन गया, ये हो गया। अब बात आती है साम्राज्यवाद क्या है ना, इम्पेरियलिज्म क्या होता है। अब देखो, नाम में है एम्पायर, देखो एम्पायर, एम्पायर है, साम्राज्य है, किसी मतलब कोई देश जो है ना अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहेगा, वो तो चाहेगा ही। तो क्या होता है, अपने साम्राज्य को बढ़ाना ही साम्राज्यवाद कहलाता है, अपने एम्पायर को बढ़ाना ही इम्पेरियलिज्म कहलाता है। जब कोई शक्तिशाली देश देश अपने सैन्य शक्ति, सैन्य मतलब कि आर्मी, अपने आर्मी के दम पर, ठीक है, आर्थिक शक्ति का प्रयोग करके किसी कमजोर देश पर नियंत्रण स्थापित करे तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं, उसे साम्राज्यवाद कहेंगे हम, ठीक है। तो आगे देखो कि इससे क्या होता है, इसके क्या क्या दुष्परिणाम है। इसके परिणाम ये है कि जो देश ना गुलाम बना है ना,
उसकी राजनीतिक संप्रभुता का हनन हो जाता है, उसका हनन होता है, एक कारण उसका वो निकल के परिणाम। दूसरा देखो, संसाधनों का अंधाधुंध शोषण किया जाता है। अब देखो, उसका देश तो है नहीं, तो संसाधन किसका उपयोग करेंगे? हमारे देश का उपयोग हुआ। ठीक है, जो गुलाम है उनका संसाधन जितना भी होगा उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग यूज करने लगते हैं। ठीक है, अंधाधुंध उपयोग करते हैं, वो तो गलत है। तो ये हो जाता है, और कुछ बोल भी नहीं सकते वो लोग। तीसरा है सांस्कृतिक प्रभुत्व थोपना। अब जो देश पर कब्जा किया है, उस देश की जो संस्कृति वहाँ चल रही थी उसको हटाकर अपने देश की संस्कृति उस पर थोप दी जाती है। देश के लोगों को ना चाहते हुए भी जो जो देश है, शक्तिशाली देश, उसके संस्कृति को मानना पड़ता है। ये बहुत सारे देश है जो साम्राज्यवाद स्थापित करते हैं, जैसे रूस वगैरह है। ठीक है, मैप में देख सकते थे। उसके बाद आता है कॉलोनी। कॉलोनी किसको बोलेंगे? कॉलोनी, ठीक है। उपनिवेश किसको बोलेंगे? उपनिवेश बाद क्या होता है? जब भी कोई देश होता है, वह देश जो किसी विदेशी सत्ता के पूर्ण नियंत्रण में हो, मतलब पूर्ण नियंत्रण में हो, इसका मतलब ये समझो कि कठपुतली की तरह समझो। अगर कोई देश ना दूसरे देश के नियंत्रण में हो, मतलब गुलाम हो, तो उसको बोलेंगे उपनिवेश। ठीक है, उपनिवेश बोलेंगे। तो उपनिवेश कहलाता है यहाँ की जनता के पास अपने निर्णय लेने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता है। मुख्य विशेषताएं क्या क्या है इसकी? इसकी मुख्य विशेषताएं है, स्थानीय जनता के अधिकार सीमित हो जाते हैं। और क्या है इसकी और विशेषताएं हैं कि आर्थिक रूप से मातृदेश पर निर्भर होना पड़ता है, आर्थिक रूप से। और क्या है, कच्चे माल का स्रोत और बनने माल का बाजार, ये है। ठीक है, आगे देखो, उपनिवेश और स्वतंत्रता। ये तो पता होगा कि हमारा जो देश था ना वो गुलाम था। किसका गुलाम था? ब्रिटेन का गुलाम था। किसका था? ब्रिटेन था। ठीक है, अरे ब्रिटेन, इसी को इंग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लैंड बोलते हैं, इंग्लैंड का गुलाम था। तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? ये हुआ था 1947 में आज़ाद हुआ था, 1947 में आज़ाद हुआ था। देखो, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947 में हमारा देश ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सेकेंड, उसी तरह वियतनाम एक देश है, वियतनाम, अभी युद्ध भी हो रहा था वियतनाम का। ठीक है, अभी तो रुक गया है। बोला जा रहा था, अभी न्यूज में देखे होंगे आप लोगों ने, कि वियतनाम युद्ध हो रहा था, तो क्या हो रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध होने का संभावना है, ऐसा बोला जा रहा था। ठीक है, लेकिन अभी विराम आ गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ वो विराम डाल दिया है। जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जो वियतनाम था वो किसका गुलाम था? फ्रांस का था, फ्रांस का था। कब आज़ाद हुआ? ये हुआ था 1954 में। लाओस, लाओस जो है ना फ्रांस का था, वो भी ना वो 1953 में हुआ। और कंबोडिया, कंबोडिया किसका था? फ्रांस का था, 1953 में हुआ, वो भी आज़ाद। देखो, फ्रांस के तीन है ना, आपको ये तीनों को याद रखना है थोड़ा सा। और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडोनेशिया। एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें ये बन सकता है, सही विकल्प वगैरह में आपका ये आ सकता है। ये किसका था? नीदरलैंड। अगर नीदरलैंड आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो डच, डच भी लिखा आ सकता है, डच। ठीक है, डच भी बोलते हैं नीदरलैंड वालों को। ये हुआ था 1949 में। आपको देखो, भारत का याद रखना है आपको, और इंडोनेशिया का याद रखना है आपको। ठीक है, और बाकी इसको तो, इसका मैं थोड़ा सा ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ, आपको थोड़ा सा याद रहे। क्या है इसका ट्रिक? देखो, रुको, कलर चेंज करते हैं इसका। ये देखो, लाओस, आपको थोड़ा सा याद रहेगा, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ। लाओस, लाओस में देखो, ला और ओस आ रहा है। ठीक है, देखो, ला जो है तीन के जैसे दिख रहा है, और अ भी है तीन के जैसे दिख रहा है। तो आपको जहाँ ऑप्शन में दिखे 1953, देखो 53 है तीन, तो आपको उसको टिक कर देना है। सेम टू सेम देखो, वियतनाम में, वियतनाम में अगर वियतनाम में क्या दिख रहा है? देखो, म दिख रहा है लास्ट में, वियतनाम म। तो म किसकी तरह बना है बताओ? चार की तरह। तो 1954 ये है, वियतनाम आज़ाद हुआ था, इसको आपको याद रखना है। इंडोनेशिया को तो आपको रटे हुए होना चाहिए, और भारत का जो है ना उसको भी रटे हुआ होना चाहिए। ये होना था 1949 में, ये हुआ था 1947 में, और बाकी इसको याद रख सकते हो। ठीक है, आपको याद रखना है, फ्रांस का हम लोग, वो लोग गुलाम थे, कंबोडिया वाले भी। भारत और अफ्रीकी स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या समानताएं थी उसको देखते हैं। ठीक है, अब किसी भी देश में स्वतंत्रता आंदोलन कब होता है? जब देश के लोग स्वतंत्रता पाना चाहे।
ठीक है, जब देश के लोगों को समझ आ जाए कि हम जिसके गुलाम है ना वो हम हमारी शोषण कर रहे हैं, जब लोगों में एकता आ जाए तब होता है। तो देखो क्या था दोनों में समानताएं आंदोलन का, ये हुआ था उपनिवेशवाद का विरोध चाहते थे दोनों देश, भारत भी चाहता था और अफ्रीका भी चाहता था। दूसरा जन भागीदारी, ठीक है, दोनों में जन भागीदारी देखने को मिली। तीसरा है राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना का भाव, देश प्रेम का भाव जो है जागृत होने लगा दोनों देशों में। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। इस चैप्टर में 3 पॉइंट मैं क्यों करा रहा हूँ, 3 पॉइंट कराने का कारण ये है क्योंकि इस चैप्टर से आने वाला है आपका एग्जाम में 3 मार्क्स, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैं 3-3 पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ। तो उसको आप देखिए, 3 पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोनों में अंतर क्या थे, दोनों की स्वतंत्रता आंदोलन जो थी ना उसमें अंतर क्या था। तो भारत भारत में आप नाम सुने होंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी महात्मा गांधी जो थे ना अहिंसा को मानने वाले थे। किसको? अहिंसा। अहिंसा मतलब कि हिंसा नहीं करना है, हमें किसी से लड़ना वगैरह नहीं है, हम बातों बातों से हम सुलझा सकते हैं, ये मानते थे महात्मा गांधी। ठीक है, तो हमें ना स्वतंत्रता जो है ना पूरी तरह से मतलब अधिकतम माना जाए तो ज़्यादा परसेंट वो है अहिंसा का ही योगदान है हमें स्वतंत्रता दिलाने में। लेकिन जो अफ्रीका हुआ था ना वहाँ की आंदोलन जो हुआ था उसमें शस्त्र, ठीक है, शस्त्र का उपयोग किया गया था, मतलब कि बहुत ज़्यादा खून खराबों के बाद उनको वो मिला था आंदोलन, स्वतंत्रता मिला था। जबकि हमारे में ऐसा नहीं हुआ था, मतलब खून खराबा तो हुआ था लेकिन माना जाता है कि अहिंसा के कारण हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। आगे देखो भारत और वियतनाम में क्या क्या समानता है, दोनों देशों की स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या समानताएं है वो देखते हैं। तो दोनों देशों में देखो विदेशी शासन के विरुद्ध दोनों देश चाहते थे, ये है। दूसरा नेतृत्व की भूमिका, दोनों देशों में नेतृत्व की भूमिका, जैसे कि भारत में किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था और नेहरू वगैरह, नेहरू थे और बहुत सारे और थे, ठीक है, तो उन्होंने वो नेतृत्व किया, जबकि वियतनाम में वहाँ के नेताओं ने नेतृत्व किया। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सांस्कृतिक पुनर्जागरण। सांस्कृतिक पुनर्जागरण मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपनी खोई हुई संस्कृति और गौरव को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहते थे कौन, दोनों देशों के निवासी। तो ये है, आपको 2-4 पॉइंट आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में लिख पाओ। अब दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर वही सेम है कि भारत को अहिंसा के बल पर वो मिला था, अहिंसक, ठीक है, इसको किसके बल में मिला था, अहिंसा, अहिंसा के बल में स्वतंत्रता मिला था, और वियतनाम को किसके, शस्त्र के बल पर। ठीक है, यहाँ पर जो खून खराब हुआ था वही लिखना है जो अफ्रीका वाले में आपने लिखा था। आगे देखिए, आगे है भारत में बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे। राष्ट्रीय आंदोलन क्या होते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब ये होता है कि ऐसे आंदोलन जो राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने के लिए चलाए गए थे। ठीक है, तो 1905 से लेकर 1945 के मध्य बहुत सारे आंदोलन हुए जिन्होंने जिन्हीं के कारण हम आज स्वतंत्र हो पाए हैं। तो सबसे पहला देखो आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट, 1905। 1905 में हमारा आंदोलन चला था, आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 को ही गांधी युग कहा जाता है। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, दांडी मार्च, या इसी को आप जानते होंगे नमक नमक यात्रा, नमक यात्रा, ठीक है, नमक यात्रा के नाम से भी जाना जाता है किसको, दांडी मार्च को 1930 में हुआ था, उसको याद रखना है। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, अब भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब ये था कि हमें भारत नहीं छोड़ना था। भारत छोड़ो आंदोलन उनके लिए था, ब्रिटिश वासियों के लिए था, अंग्रेजों को भारत से छुड़वाने के लिए वो आंदोलन चलाया गया था। कई लोग क्या समझते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन मतलब कि अपने देश से जाओ, हमें ही जाने के लिए बोला जा रहा था, ऐसा नहीं है। ठीक है, यही जो आंदोलन था 1942 में, यहीं पर महात्मा गांधी ने डू और डाई, एक आपने सुना होगा डू और डाई, ठीक है, डू और डाई, यही, ठीक है, डू और डाई का वो रखा था, नारा लगाया था। ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है, आगे देखिए, आगे है भारतीय आंदोलन। देखो भारतीय आंदोलन, ये जो दिख रहे हैं आपको फोटो, ये महात्मा गांधी है, यही महात्मा गांधी है।
और ये जो फोटो है वो है दांडी यात्रा का, दांडी यात्रा का जो साल्टा साल्टा मार्च निकाले थे ना, उसका है ये। ठीक है, ये फोटो 1930 का है ये। ठीक है, रियल तस्वीरें हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के समक्ष चुनौतियां। अब जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, ये नहीं कि एक बार में राष्ट्रीय आंदोलन सफल हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन आंदोलन करने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो उस समय तो और ज़्यादा चुनौतियाँ था, क्योंकि हमारे देश में किसी दूसरे का शासन चल रहा था ना, तो आंदोलन करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो राष्ट्रीय आंदोलन के समक्ष बहुत सारी चुनौतियाँ थी। इसमें कुछ चुनौती है, 3 चुनौती देख लेते हैं। पहला, दमनकारी नीतियाँ चल रहा था वहाँ। ठीक है, जिसके कारण राष्ट्रीय आंदोलनों को ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलनों के सामने बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई थी, दमनकारी नीतियाँ। आर्थिक कमजोरी उत्पन्न हो गई थी। आर्थिक कमजोरी मतलब पैसे का कमी हो गया था। ठीक है, लंबे समय तक शोषण के कारण संसाधनों की कमी हो गई थी। आर्थिक आर्थिक संसाधनों का कमी हो चुका था हमारे देश में। तीसरा पॉइंट है आपसी मतभेद। आपसी मतभेद उत्पन्न हो गया था। देखो, राष्ट्रीय आंदोलन अगर सफल, पहले बहुत पहले हमें आज़ादी मिल जाता, अगर अगर हमारे देश में धर्म युद्ध नहीं होता, धर्म युद्ध नहीं होता, इसका मतलब ये है कि देश में क्या होता है कि उस समय लोग ना अपने धर्म के नाम से लड़ाई करने लगते थे, जिस कारण ना आंदोलनों में बहुत सारी चुनौतियों का सामना। एक मुस्लिम लीग पार्टी का स्थापना हुआ था और एक कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो इसके कारण थोड़ा सा परेशानी गया राष्ट्रीय आंदोलनों को। सेकेंड, देखो, अमेरिका उपनिवेशवाद को क्यों खत्म करना चाहता था। ठीक है, अगर 2 नंबर के इस चैप्टर से आता है तो ये आ सकता है, या 3 नंबर में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अमेरिका क्या है। देखो, अमेरिका हमने शुरू में देखा था, अमेरिका किसको मानता था, अमेरिका मानता था पूंजीवाद को। किसको, पूंजीवाद को। पूंजीवाद को मतलब कि ठीक है, कैपिटलिज्म को मानता था। उसको पैसे कमाना था, तो पैसे कमाने के लिए नया बाजार चाहिए था। अब कोई गुलाम देश है, गुलाम देश से पैसे थोड़ी मतलब वो वहाँ पर व्यापार थोड़ी कर पाएगा, नहीं। अगर कोई देश स्वतंत्र है, बहुत सारे देश है, तो वहाँ पर बाजार ज़्यादा उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो नए बाजार, न्यू मार्केट खुल गए थे इसके लिए, इसी कारण वो उपनिवेशों को वो खत्म करना चाहता था। दूसरा है लोकतंत्र का प्रचार। देखो, अमेरिका ना अपने लिए ही चाहता है, ठीक है, किसी दूसरे के लिए वो काम नहीं करता। अमेरिका थोड़ा सा स्वार्थी किस्म का इंसान है, जैसे रहते नहीं है कई दोस्त स्वार्थी लोग, वैसी था अमेरिका, अभी भी है। ठीक है, और ये है लोकतंत्र का प्रचार। लोकतंत्र का प्रचार करना चाहता था अमेरिका, खुद को स्वतंत्र और लोकतंत्र का रक्षक मानता था। देखो, और औपनिवेशिक शासन को इसके विपरीत मानता था। सेकेंड, देखो, सोवियत प्रभाव का रोकना। सोवियत प्रभाव का मतलब क्यों है, जो है उस समय था यूएसएसआर। यूएसएसआर इसके प्रभाव को रोकना चाहता था। क्यों, क्योंकि ये ना बहुत सारे मतलब कि देशों को उपनिवेश बनाकर रखे थे शायद। ठीक है, जिसके कारण अमेरिका को डर था कि अगर उपनिवेशों को शांतिपूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली तो वे साम्यवाद की ओर झुक सकते हैं। ठीक है, यूएसएसआर की ओर झुक सकते हैं, जिस कारण से अमेरिका अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए और श्रेष्ठ बनाने के लिए और पूंजीवाद का समर्थन करने के लिए वो उपनिवेशों को खत्म करना चाहता था। ठीक है, देखो कैसा है वो ना, स्वार्थी है थोड़ा सा, रहना भी चाहिए। आगे देखो, परमाणु बम का विनाशकारी प्रभाव कौन कौन सा है, ये देखो। अभी तक का जितना भी क्वेश्चन हमने पढ़ा, ठीक है, उसमें का ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, अच्छे से मतलब कि बहुत अच्छे से याद करना है। परमाणु बम का विनाशकारी प्रभाव कौन कौन से। आपको वो याद होगा कि 1900 द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि अमेरिका ने 1945 में एक बम छोड़ा था। कहाँ, जापान में। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जो महानगर थे, 2 महानगर थे, वहाँ पर 6 अगस्त था, 6 अगस्त था। और इसको छोड़ा था 9 अगस्त था, 9 अगस्त था। ठीक है, 6 और 9 अगस्त 1945, दोनों को देखो, 3 दिन के गैप में छोड़ा था। ठीक है, मैं एक परमाणु बम गिराया, कहाँ पर, जापान में, जिसके कारण ना वहाँ के क्या हुआ था, लाखों लोग सेकेंडों में भाप बन गए और शहर जो है ना मलबे में तब्दील हो गया था। शायद चित्र वगैरह होगा, देख सकते हो ये।
जो पूरा शहर था ना, वो बिल्डिंग वगैरह देख सकते हो पूरा जंजर हो चुकी है, पूरा शहर ना मलबे में तब्दील हो गया था, चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, धुआं ही धुआं था। और आगे देखो, ये तो तत्कालिक प्रभाव था, तुरंत का प्रभाव। दीर्घकालीन प्रभाव क्या था? उसका जो रेडिएशन निकलता है, विकिरण निकलता है ना, जिसके कारण पीढ़ियों तक कैंसर और अनुवांशिक बीमारियां बनी रहती है, अनुवांशिक बीमारियां उत्पन्न होती है। पहले मतलब कि परमाणु बम गिरने के बाद भी बोला जाता है कि जापान के जो बच्चे थे वो विकलांग पैदा होते थे। ठीक है, ये दीर्घकालीन प्रभाव है। देख सकते हो कि तुरंत वो नुकसान तो करेगा ही, लेकिन दीर्घकालीन प्रभाव भी डालता है। और तीसरा है क्या, देखो, पर्यावरणीय क्षति। पर्यावरणीय क्षति का मतलब है कि पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, पानी का नुकसान होता है, भूमि का नुकसान होता है, वायु का नुकसान होता है। और बहुत समय तक ना वायु में जहरीली गैसें बनी रहती हैं, जिसके कारण चिड़िया, पेड़ पौधे सभी को नुकसान होता है। तो परमाणु बम के बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। ये आप लिख सकते हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से मतलब याद कर लेना। और अगर इसका नाम बता देता हूँ, जो 6 अगस्त को ना, 6 और 9 अगस्त को किया गया था, एक का नाम है परमाणु बम का नाम था फैटमैन। फैटमैन, आप इसको एग्जाम में लिख सकते हो एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में। और इसमें हुआ था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय, ये दोनों बम, ये परमाणु बम जो है ना गिराया गया था। फैटमैन, एक फैटमैन और एक था लिटिल बॉय, दोनों का नाम याद रखना आप। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, परमाणु बम के भयानक नुकसान। परमाणु निशस्त्रीकरण कैसे संभव हुआ? अब जापान के ऊपर परमाणु बम तो गिराया गया था, जिसके कारण जापान ना जानता था परमाणु बम क्या क्या कर सकता है। ठीक है, इसी कारण परमाणु निशस्त्रीकरण संभव हुआ। किसके कारण? जापान के शहर पर परमाणु बम गिरने के कारण। ये है आर्थिक कारण, ये हो गया दुनिया भर का दबाव वगैरह आप लिख सकते हो। जापान में शांति व निशस्त्रीकरण आंदोलन कैसे संभव? वही एग्जाम्पल आप लिखोगे कि हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका के द्वारा 6 और 9 अगस्त 1945 में फैटमैन और लिटिल बॉय नामक परमाणु बम को गिराया गया था, जापान जिसके कारण जापान जापान के जापान का दोनों शहर जो है ना पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। तो जिसके कारण परमाणु निशस्त्रीकरण जो है संभव हुआ। अगर अगर जो है अमेरिका जो है, ये समझिए आप, अगर अमेरिका जो है जापान के ऊपर में हमला नहीं करता तो शायद ही द्वितीय विश्व युद्ध रुकता। ठीक है, मेन कारण तो यही है, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने का कारण यही है कि जापान पर हमला किया अमेरिका ने। ठीक है, इसी कारण समाप्त हुआ। अब एक चीज और समझिए कि अमेरिका उस समय ना, अमेरिका और रूस जो है ना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका जो भी करता था उसको रूस को बता कर करता था, मतलब दोनों एक साथ काम करते थे। लेकिन अमेरिका ने जापान पर हमला किया, ठीक है, परमाणु बम से। रूस को नहीं बताया, रूस को पता भी नहीं था ना अमेरिका के पास परमाणु बम है, वो पता भी नहीं था रूस को। तो इसी कारण से द्वितीय विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन दोनों दोनों के मध्य ना वो आपसी समझौता जो है ना बिगड़ने लगा। दोनों के मध्य जो संबंध था, रिलेशन था, वो बिगड़ने लगा। इसी कारण से ना शीत युद्ध जो है ना स्टार्ट हुआ था, इसी कारण से। ठीक है, मेन आप ऐसा याद रख सकते हो। ठीक है, देखो, जापान में निशस्त्रीकरण आंदोलन, आप इसको याद रखना। आगे देखिए, आगे आता है वी उपनिवेशीकरण। कलर चेंज करते हैं। वी उपनिवेशीकरण क्या होता है? डीकोलोनाइजेशन। ये क्या चीज है? यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपनिवेश बने देश विदेशी सत्ता शासन से मुक्त होकर पूर्णतः स्वतंत्रता और संप्रभुत्व राष्ट्र बनते हैं। मतलब कि जो आपने पढ़ा था उपनिवेश, उपनिवेश उपनिवेश का अपोजिट है। ठीक है, इसको अपोजिट है वी। ठीक है, उपनिवेशीकरण, उपनिवेशीकरण। ठीक है, इसी का अपोजिट है, इसका अपोजिट है ये। ठीक है, अब मुख्य तत्व क्या क्या है? आत्मनिर्णय का अधिकार मिल जाता है किसी देश को अगर वो विउपनिवेशीकरण हो जाता है।
और विदेशी सेना की वापसी चली जाती है और संविधान बन जाता है जैसे भारत में बना। ठीक है, भारत में संविधान कब बना था? 1950 में। ठीक है, 1950 में लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में। अब जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, संविधान चैप्टर, तो उसमें पढ़ेंगे इसको। देखो, कोई भी उपनिवेश देश होता है, वो पहले संघर्ष करता है, संघर्ष करने के बाद ही उसको स्वतंत्रता मिलती है। ये एक प्रोसेस है। आप ऐसा एग्जाम में लिख सकते हो एक डायग्राम बनाकर। एक बार रिवीजन करते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। आज का जो टॉपिक है उसको, शीत युद्ध पढ़ा हमने। शीत युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 1945 में। कोल्ड वार बोलते हैं इसको, कोल्ड वार। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था उसको याद रखना है आपको। यूएसएस के बीच हुआ था और यूएसएसआर के बीच हुआ था। सॉरी, ये आर है, यूएसएसआर के बीच हुआ था। ठीक है, उपनिवेशवाद क्या है वो समझ लिए, परमाणु खतरा क्या है वो समझ लिए, परमाणु बम का क्या क्या नुकसान है। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट वही, नए राष्ट्र बने, नए देश बने। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस है, अगर आपने अभी तक का वीडियो जो है ना अच्छे से देखा है तो आपसे ये सारे क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था? विघटन, तो विघटन कब हुआ था? विघटन हुआ था 15 भाग में विघटन हुआ था। ठीक है, 15 भाग में विघटन हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1991 में। 1991 में, 1991 में हुआ, जिसके कारण ही कोल्ड वार जो है, शीत युद्ध जो है ना, समाप्त हुआ था। सेकेंड आता है, वियतनाम किस देश का उपनिवेश था? वियतनाम जो है ना, फ्रांस का उपनिवेश था। फ्रांस का उपनिवेश था। फ्रांस के और थे, 3 थे उपनिवेश। ठीक है, उसको याद रखना। ये कब का था? कब आजाद हुआ वियतनाम? वियतनाम हुआ था, देखो माँ आ रहा है लास्ट में, तो आपको याद रखना है 1954 में। ठीक है, मैट सिद्धांत किससे संबंधित है? मैट सिद्धांत जो है ना, परमाणु शस्त्र से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने। और पांचवा क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर परमाणु बम किसने गिराया था? किसने गिराया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। और आपके लिए कुछ और होमवर्क है, वो है, देखो, पहला, शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में क्या अंतर है? विउपनिवेशीकरण क्या है? ये तीनों क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये जो है शॉर्ट आंसर वाला है, 2 नंबर में आ सकता है। क्योंकि इस चैप्टर से इस बार पूछे जाएंगे 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा शायद, हाँ 3 नंबर का, और 2 नंबर का, और 1 नंबर का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस बार जो है ना 3 नंबर का इससे आने वाला है और 1 नंबर का आने वाला है। तो आपको अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। एक बार इस वीडियो को और अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे और जो डिटेल्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी इसका अपने नोट्स से रिवीजन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।